नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शम्मी छाबड़ा और स्वागत करता हूं द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो के एक नए एपिसोड में। मैं आपको बता दूं, इस शो को स्पॉन्सर किया है पिकल विकल अचार सीधा दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल संजय नगर गाजियाबाद और माँ सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद। तो शुरुआत करते हैं अपनी लाफ्टर राइड की। तो तैयार हैं आप? अभी आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ओम वाला कुर्ता क्यों पहन के आया हूं। तो बता दूं भैया, मैं आज ना धर्म की बात करने वाला हूं। मैं थोड़ा धार्मिक हो गया क्योंकि मेरा जो जाट दोस्त है ना, वो भी थोड़ा धार्मिक हो गया। अब धर्म क्या है? धर्म सत्य है, धर्म प्रेम है, यही है ना। और जो धर्म पे चलता है उसको हम लोग धार्मिक बोल देते हैं। और ये सब कुछ सबको मालूम है कि धर्म क्या है, लेकिन वो अलग बात है कि हम लोग उसका मतलब जो होना चाहिए वो निकालते नहीं हैं और जो नहीं होना चाहिए वो सामने पेश कर देते हैं। धर्म जो है ना, वो अहिंसा सिखाता है, हिंसा नहीं सिखाता है। धर्म प्रेम सिखाता है, धर्म कभी भी नफरत नहीं सिखाता। लेकिन आजकल कुछ लोग धर्म के नाम पर बहुत कुछ फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं अपने फायदे के लिए। लेकिन जो रियल मानने में जो धर्म है, जो रियल मानने में जो गुरु लोग हैं, सदगुरु लोग हैं, इष्ट लोग हैं, वो इसका कभी भी बढ़ावा नहीं देते। नहीं, कुछ लोग हैं फेक, वो हर कैटेगरी में हम लोगों को मिल जाते हैं। तो अभी आप बोलेंगे कि ये इतनी ज्ञान की बातें क्यों भैया बांट रहा है, ये सब कुछ तो हमें मालूम है। भाई मालूम सबको है, लेकिन मानता कोई नहीं है। सब वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो चल रहा है उसको फॉलो करते हैं। कुछ टाइम से बहुत कुछ चल रहा है, तो मेरा मन हुआ चलिए इस पे ही आना जाए। तो हुआ कि भाई मैं चला गया चौधरी के घर। अब चौधरी के घर चला गया तो जो जाट चौधरी, पता है ना कौवा बिरयानी वाला, और मैंने सुनने में आया कि वो धार्मिक हो गया। अब सोचो कौवा जब हंस की चाल चलेगा तो वो एक क्या होएगा। तो वही पता करने के लिए मैं चौधरी के घर चला गया। ठीक है। और जब मैं वहाँ गया तो चौधरी का जो बुढ़ा जाट दादा चौधरी, वो माला फेर रहा था। तो मगर दादा चौधरी व्हाट्सअप नमस्ते, क्या हाल से? कह रहा मैं मस्त हूँ। मगर दादा चौधरी क्या कर रहे हो, क्या गिन रहे हो? कह रहा गोटे गिन रहा हूँ। अब वो भी चौधरी का दादा है भाई, कुछ ना कुछ तो उटपटांग बोलेगा भाई। क्या दिखना रहा, माला फेर रहा हूँ। मगर दादा थोड़ा आराम से बोल देते, गोटे वोटे को बीच में क्यों लेके आते हो? अच्छा ये बताओ कौन से भगवान की माला फेर रहे हो? मतलब 33 करोड़ देवी देवता है हमारे, तो किसकी माला फेर रहे हो? कहता अल्लाह की माला फेर रहा हूँ। तन्ने क्या क्या बात कर रहे हो दादा चौधरी? हाँ, इस्लाम कबूल कर लिया आपने? मजे आ गया। आजकल वैसे ट्रेंड में बहुत चल रहा है। एक दादी के साथ आपको अभी 3 दादियाँ आप रख सकते हो। कमाल से मजा आ जाएगा, एक के साथ 3 दादियाँ। फिर तो आज से मैं आपको दादा जान बोलूँ? क्या बात है? खींच के मारा। कहता राम 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 राम। मैं कहा दादा चौधरी कुछ टाइम से तो राम राम भी फॉर्म में है भाई, बहुत ट्रेंड में चल रहा है। पहले ये बता दो, राम का कर रहे हो रहीम का कर रहे हो? है तो दोनों एक ही चीज। कहता दादा ही ज्ञान बांट रहा है मन ने। कहता एक मारूंगा ना सीधा उधर उधर जाके गिरेगा। मैं कहा अच्छा ये बता दो, तुम्हारा लौंडा वो छोटू चौधरी किधर है, तुम्हारा पोता? कहता वो तो ऊपर गया। मैं क्या बात कर रहे हो चाचा चौधरी? दादा चौधरी क्या हो गया? इतनी छोटी उम्र में निकल गया। खा तो चुकी एक नंबर का, खा तो हुआ बिरयानी, खा तो वर्जिन साला। एक लोंडिया ना मिल गया आज तक उसको, ताई ताजी गर्लफ्रेंड। तो इतनी उम्र थी उसके ऊपर जाने की है? चलो कोई नहीं, ऊपर कोई ना कोई ताई ताजी भूतरी उसको मिल जाएगी। छोटे कोई मारा खींच के। तो कुछ भी बोले यार, आपड़ा गड़ाबड़ा छाबड़ा तने समझना है। ऊपर मैं कमरे में गया है और वो धार्मिक हो गया थोड़ा। भाई मैंने वो एकता कपूर वाले के सीरियल याद आ गया। क्या 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 दादा चौधरी को कब हुआ ये, कैसे हुआ, क्यों हुआ? तेरा क्यों हुआ ये तो मन ने मालूम ना, लेकिन ये हुआ है भक्ति की वजह से और भगवान ने कराया। तो ऊपर जाओ, मतलब दिमाग मत खा, मैंने भगवान की भक्ति करने दे। भाई मैं तो भागा सीढ़ियों से ऊपर, क्योंकि चौधरी का रूम था ऊपर। भाई मैं भागा भागा चौधरी चौधरी जा। मेरे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि अपना चौधरी अधर्मी जा चौधरी जो साला संभोग से समाधि तक का सोचता है, समाधि छोड़ो संभोग से नीचे वो बात नहीं करता, हर लड़की को ताई ताजी गर्लफ्रेंड बनाने का सोचता है, वो धार्मिक बन गया। ऐसा क्या परिवर्तन? भाई सब कमाल था। मैं पहुंचा तो सामने देखा एक टीका लगाए हुए ट्रांसपेरेंट व्हाइट रंग की मैक्सी पहना हुआ एक बंदा बैठा हुआ आंख बंद करके, और कोई तो भजन गा रहा है। अब भैया कौन सा भजन गा रहा था मैंने आज तक समझ नहीं आया। वो चौधरी जानने, जैसे कौवा काऊ काऊ कर रहे हैं
वैसे कोई वो भजन गा रहा था भैया, अपने समझ में ना आया। मैंने सीधा आगे अंदर आके बोली, कोई नोक वोक नहीं। मैं कहा ओ बहन चौधरी व्हाट्सअप। आंखें खोली भाई ने, जैसे कोई धार्मिक आदमी बैठा हो, ऐसे बैठा हुआ था। कहता अभद्र भाषा का प्रयोग ना करे, आबरा का डाबरा छमनी छावरा। और ये क्या भाई, आबरा का डाबरा छमनी, अभद्र भाषा। पहला शौक मुझे लगे, तो सच में यार धोती वो हो गया। मैं कहा ये बताइए ट्रांसपेरेंट मैक्सी किसकी पहनी है, और उसमें तेरा ये छोटा सा नोनू है ना वो भी नजर आ रहा है। कहते ये सब इसके नीचे देखा, सब मोह माया। और ये मैक्सी ना इसको गाउन बोले, और धार्मिक गाउन बोले, तुम्हें मालूम है। मैं कहा अच्छा धार्मिक, मैं कहा तुम्हें पता नहीं है सऊदी में तूने लोग देखे ना, मुस्लिम लोग पहनते हैं सऊदी वऊदी में। क्या मैंने ना मालूम है, तो फिल्म में ना देखता, फिल्मों में देख पता लगता है। अपन दुबई गए थे, देखा था वो शौकीन पट्टी बांधी हुई थी, इधर गाउन पहना था व्हाइट रंग का, सफेद रंग का। तो भाई हम कहते हाँ यार देखा था, ट्रेडमार्क तो है। तो मैं तो लगा तू भी दादा जाट की तरह मुस्लिम हो गया। क्या बात कर रहा है, दादा जाट मुस्लिम बन गए हैं? अब मैंने उनको राम राम की जगह सलाम अस्सलाम वालेकुम बोलना पड़ेगा, और दादू की जगह दादा जाट की जगह उनको दादा जान बोलना पड़ेगा। मैं कहा बिल्कुल बोलना पड़ेगा। मैं कहा अच्छा एक बता, मैं कहा तू क्या है? प्योर वाला धार्मिक हिंदू। मैं भाई प्योर वाला तो समझ में आया, धार्मिक हिंदू क्या हुआ है? जो धर्म पर चले हैं उसको धार्मिक हिंदू बोले। मैं ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बता धर्म क्या हुए? कहता ये पकड़ गीता, इसके अंदर सारे क्वेश्चंस के जवाब तुझे मिल जाएंगे। भैया धार्मिक बनाओ, धार्मिक गुरु ना बनाओ, समझ रहा? तो मुझे धार्मिक बनाने दे। अच्छा ये बस सच बताइए, इस पे जो ट्रेडमार्क सऊदी वालों का है? मैं कहा है तो सही बात, अब आगे तू देख ले, तेरा नन्नू भी नजर आ रहा है इसके अंदर छोटा सा। कहता रुक, भाई साहब अंदर गए, और भाई साहब मैं तो शौक था, साथ में गिल्ट भी फील हो रहा था कि साला कौवा दिखने वाले तो सच में हंस बन गया, ये तो अधर्मी आदमी धार्मिक कैसे बन गया। भाई वहां से थोड़ी देर में आया, और जब थोड़ी देर में आया तो वो मैरून रंग की मैक्सी पहन के आया, कोई तो गाउन सा। मैं ये क्या है बे? कहता गाउन है मैरून कलर का, हिंदू वाला कलर है। मैं बात तो मैं कहनी किसकी पहनी तूने, कहां से लेके आया? कहता मम्मी की है। मैं कहा मम्मी की है? मैं कहा इसमें तू वो ना लग रहा धार्मिक, इसमें तू वो लग रहा है आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। बोला क्या तू कुछ छोड़, तू छोड़ना यार, तू कपड़े में मत, तू भावनाओं में जा, मेरी भावनाओं में रह। मैं भावनाओं में रह। कल आया भाई मेरे पास, कहती देख इसमें नन्नू भी नजर नहीं आ रहा मेरा। हाँ बात तो ठीक है। तो भैया आया चलता चलता मेरे सामने, हंसी तो बहुत आ रही थी भाई, लेकिन ठीक है भाई बंदा धार्मिक हो गया, वो भी मेरा दोस्त है, चल जाता है काम। मैं कहा अच्छा बता भक्ति कैसी है? भक्ति क्या है? कहते भक्ति है ना जो ताजी ताजी है, ये और है। भक्ति के नाम से ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाए, कभी कभी तो मेरा नन्नू भी खड़ा हो जाए, मुझे बिठाना पड़े। मैं ये कौन सी भक्ति हो गया है? भक्ति कम लौंडिया याद दिखा है मैंने। कब तू चुप रहा? अब मैं अंदर सोच रहा भैया तो भक्ति कम लौंडे की ज्यादा तू बता रहा भाई मेरे बारे में है। अच्छा मैं कहा चल भक्ति छोड़, मैं कहा ये बता भगवान कौन है? कहता भगवान जो ना बड़े स्वीट है। मैं कहा अच्छा, कहता लेकिन ना थोड़े ना हार्ड वर्किंग भी है, थोड़े थोड़े मेहनती भी कराते हैं, थोड़े थोड़े सख्त भी हैं। सख्त ना होंगे तो भैया हम लोग भक्ति कैसे करेंगे? मैं ऐसे भक्ति देंगे ना, मैंने रगड़वाएंगे, मेरी नाक रगड़वाएंगे, मेरे से कोई तपस्या करवाएंगे, कुछ करवाएंगे, तब जाके अपनी भक्ति को मेरी गोद में या मेरी झोली में डालेंगे। अगर ऐसे ना हुआ तो चक्कर में किसी और की झोली या गोद में ना डाल दें। बस ये, लेकिन भगवान की ऐसी एक्सप्लेनेशन मैंने आज तक ना सुनी। मुझे लग रहा किसी आदमी के बारे में बोल रहा है, लेकिन भाई गिल्ट बड़ा हुआ कि बंदा बोल तो सही रहा है भैया, भक्ति के बारे में सही बोला, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ी अलग है, भगवान की एक्सप्लेनेशन थोड़ी अलग है। बोल बहुत मस्त रहा है भाई, कुछ भी बोलो। मैं फिर उसको पाने के बाद, कहते उसके पाने के बाद क्या होएगा? कहते उसके पाने के बाद मेरा जीवन जो है ना तर जाएगा। मैं करना ऐसा होता है, ऐसे ना हो रहा है, तो अपने नन्नू की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या तू छोड़ ना। मैं कहा एक बात बोलूं, ये तूने जो गाउन पहना है ना, ये वो ओशो के जो अनुयायी है ना वो पहने हैं। तो वो संभोग से समाधि वाला? मैं कहा हाँ संभोग से समाधि वाला। कहता उनको तो संभोग से समाधि मिल जाए। कहते यहाँ तो संभोग ना हो रहा है यार, संभोग ना होगा तो उनको समाधि कहाँ से होगी? लगा तो वो तो तू भक्ति मिलेगी, भगवान की भक्ति देंगे तो मैं संभोग से तुम्हें समाधि तरह भी हो जाएगा। कहता लगा तो भाई उसी में हूँ भाई बहुत, लेकिन एक तरफ से गिल्ट फील बहुत हो रहा था।
कि बंदे को भाई सच में वो धार्मिक हो गया था। अब इस चक्कर में मैं चला गया बालकनी में। अब भाई जब बालकनी में गया तो मन ने दिखी एक पावरफुल सुंदर कमसिन की लोंडिया। भाई साहब देखते ही दिल आ गया मेरा, तो मैं तो देखते रह गया। मैं कहा भाई लग तो सही रही है भाई, कमाल की लग रही है। इतने में आ गया, करा कैसी है? मेरे को मस्त है जाट, बड़ी मस्त पीस है, अभी अभी नहीं आई। कहता अभी अभी नहीं आई है। मेरे को सेटिंग करा दे भाई की। भाई पागल हो गया, ये ताई भाभी है तेरी। मैं कहता तू धार्मिक बन गया, अब तू लौंडी के चक्कर में पड़ेगा बे। भाई मैंने तेरी कितनी लौंडी को सेटिंग करवाई है, मैंने कितनी बार कुर्बानी दी है अपने नन्नू की, अपनी उसके लिए, लौंडियों के लिए, तू अपने नहीं कर सकता मेरे लिए? कहता भाई इसके चक्कर में तो मैं धार्मिक बनाऊं। हाँ इसके चक्कर में धार्मिक बना। तो लौंडिया की अक्ल और शक्ल से तो मुझे किसी एंगल से वो धार्मिक ना लग रही थी। मैं कैसे बना भाई धार्मिक? कोई लौंडे के ना तो अक्ल ना शक्ल, दोनों ही धार्मिक नहीं है। देख भाई ये लौंडे का नाम भक्ति है, वो लौंडे का नाम भक्ति है। वो तभी बोलूं मेरा एक्सपीरियंस कैसे खराब हो गया। मैं जाट को बचपन से जानूं, ये साला धार्मिक कैसे बन गया, बार बार भक्ति की एक्सप्लेनेशन ऐसे दे रहा है जैसे कोई लौंडिया की हो, और सच में भक्ति सामने आ गई। मैं भगवान कौन है? कहते रुक जा। थोड़ी देर बाद एक बंदा आया बुढ़ा सा, थोड़ा सख्त सा लग रहा था। मैं कहा ये बुढ़ा अंकल कौन है? कहते भगवान अंकल। मैं इनको तो पटाने लगा हूँ, ये पटेंगे तो भक्ति को मैं झोली में डालेंगे। मम्मी ने बोला नहीं भगवान को पटाओगे तो भक्ति को तुम्हारी झोलियों गोद में डालेंगे, इसे धार्मिक बन जाओ। मैं धार्मिक बन गया भैया। ये धार्मिक, ये भक्ति, ये भगवान, ये लौंडिया भक्ति की बात कर रहा हूँ, भगवान अंकल की बात कर रहा हूँ भैया। भाई मैं तो स्वाता पकड़ लिया। जाट ना भैया, जाट तो धर्मी है भैया हमारा। कमाल हो गया भैया, मजा आ गया। अपने एक्सपीरियंस पे ना बहुत फक्र हुआ कि मैं जाट को रग रग जानूं। भाई कमाल हो गया, मतलब समझ में आ गई भैया कि जाट ना सुधरे, जाट तो वही है संभोग वाला आदमी। तो भाई ये थी हमारी छोटी सी लाफ्टर राइड भगवान की भक्ति के ऊपर। और मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि धर्म प्रेम सिखाता है, नफरत नहीं सिखाता। धर्म जोड़ना सिखाता है, धर्म तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म अहिंसा सिखाता है, धर्म हिंसा नहीं सिखाता है। तो कुछ शरारती तत्व जो हैं, जो धर्म का नाम कुछ अलग तरह से प्रिटेंड करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, उनकी बातों में मत आइए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ध्यान मत दीजिए और आसपास शांति बनाइए। और सच में जो आपके सदगुरु, आपके गुरु लोग और आपके पेरेंट्स लोग और आपके जो इष्ट देवी देवता हैं, वो जो लिख गए हैं, वो जो बता गए हैं, उनकी शिक्षाओं पे चलिए कि एक्चुअल में धर्म क्या है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको लाफ्टर राइड और ये ज्ञान जो बांटा गया, जो आपको पहले से मालूम है, आपको पसंद आया होगा। तो चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे और मिलते हैं एक टैलेंट से। नमस्कार, मैं संजीव कुमार रजत, राइटर डायरेक्टर, बॉलीवुड से, मुंबई से आपके सामने एक गीत पेश कर रहा हूं जो मेरी आने वाली फिल्म पागी। पागी का मतलब है जो पद चिन्हों को देखकर क्रिमिनल्स को पकड़ते थे। तो ये है तो गीत, बट ये कविता के रूप में फिल्म के अंदर आएगा। इंद्रियों को वश में कर स्वयं को जो जीत ले, अपराधी के मस्तक में घुस लक्ष्य को अपने भेद ले, वो पागी है, पागी है, पागी है। एक लब सा एकाग्रचित, बर्बरीक सा त्याग, दधीच सी तपस्या, अभिमन्यु सा साहस, ये सब जो साध ले वो पागी है, पागी है, पागी है। नजर भर देख पैर का गठन, कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगुठ, नख, नखम, पग, पद, डग, घट, पांव, चरण चिन्ह, अंगी, वाची, पाद, मूल, तलुआ तल, चरण तल, पद तल, हर पांव में पाओगे भिन्न निशान, शंख, सीप, त्रिकोण, चतुष्कोण, बिंदु, पुष्प, मत्स्य पताका, घोड़ा, रथ, हाथी, पर्वत, तलवार, ध्वजा, सूर्य, चंद्र, तारे, सितारे, समस्त समुद्र शास्त्र का ज्ञान, योगी बन जो साध ले वो पागी है, पागी है, पागी है। चोर नहीं वो चतुर सुजान है, हर चाल पर अपनी तड़पाएंगे, अपने ही पग चिन्हों को कभी घटाकर, कभी बढ़ाकर, कभी मिटाकर चहुं दिश भरमाएंगे। पर तू है अगर सच्चा पागी, हर चाल को उनकी काटेगा। जल, थल, पत्थर, नदी, पहाड़, सर्दी, गर्मी, धूप, छांव, आंधी, पानी, हवा, तूफान, हर कदम होगा तेरा इम्तिहान। तुझे विचलित नहीं होना है, धैर्य नहीं खोना है, सतत करता रहे जो प्रयास, जीत की कभी न छोड़े आस, वो पागी है, पागी है, पागी है। नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। और मैं लेके आया हूँ एक नए टैलेंट को। ये जो टैलेंट है ये एक एक्टर रहा है, एक लिरिसिस्ट है, एक राइटर है फिल्म इंडस्ट्री का, और आने वाले समय में एक डायरेक्टर भी है। और सबसे कमाल की बात है, एक बहुत अच्छा इंसान भी है। आइए मिलते हैं एक्टर, राइटर और अपकमिंग डायरेक्टर संजीव कुमार रजत जी से। संजीव जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको इस शो में आके? आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। और संजीव भाई, जब मैं मुंबई में नया नया आया था, इन्होंने मुझे बहुत खाना खिलाया और मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो और इन्होंने स्ट्रगल भी बहुत किया है, तो इनकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनकी लाइफ के बारे में हम लोग जाने, इसलिए मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। फर्स्ट आई लव टू कुक। और बोलते हैं ना कि अगर आप बहुत अच्छे कुक हैं ना, तो आप बहुत अच्छे एक्टर, राइटर, पोइट, जितने भी पोइट मिलेंगे या जितने भी एक्टर मिलेंगे, राइटर मिलेंगे, वो डेफिनेट सारे सारे बड़े अच्छे कुक होंगे। ओके। और बना के जब खिलाने के बाद में जो वहां से निकलता है, वाह, हाँ, उसका जो अपना एक मजा है ना, वो मजा तो बस उसी को मालूम है जो कुकिंग करता है। अच्छा संजीव जी, ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मतलब कहाँ के रहने वाले हैं, पढ़ाई वगैरह कहाँ कहाँ तक हुई, कैसे हुआ मतलब? मैं यूपी से हूँ बेसिकली। और उत्तर प्रदेश? हाँ, उत्तर प्रदेश से। मेरा बर्थ प्लेस उत्तर प्रदेश है। ओके। बट मेरे फादर जो थे वो थे आर्मी के अंदर। ओके। तो जब जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफर होता था, हाँ, तो हम लोग वहाँ ट्रेवल करते थे। अच्छा। जम्मू कश्मीर में हम रहे हैं। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में हम काफी साल हमने गुजारे हुए हैं। फिरोजपुर पंजाब में रहे हैं। ओके। तो एजुकेशन कितनी है आपकी? मैं हूँ ग्रेजुएट हुआ? हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ओके। हिस्ट्री में। तो ये मतलब फिर आर्मी में जाने का क्यों नहीं सोचा, और मतलब सीधा आप? स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा था कि है ना कि मैं भी आर्मी में जाऊं, अच्छा, फोर्स में जाऊं, क्योंकि फादर और मैं एनसीसी में था। अच्छा। और निशाना मेरा इतना कमाल का था कि मैं यूपी स्टेट का अंडर ऑफिसर था। अच्छा। हाँ, और बहुत ही अर्ली एज में, जब मैं 9th 10th में था। ओके। ओके। और एडवांस लीडरशिप मैंने कोर्स किया। मैंने AB सर्टिफिकेट जो है एनसीसी को, हाँ। वो अचीव किया। और सब कुछ ये था कि मैं आर्मी में ही जाऊंगा। अच्छा। और पता नहीं फिर कहाँ से मतलब क्या आया, एक लिखने का जो था ना मेरा। अच्छा, लिखने का शौक? जो राइटिंग का था, तो पोइट्री का। अच्छा। वो मैं शुरू से लिखता था। फिर मैं स्टोरी लिखने लगा स्कूल की मैगजीन्स में, Okay. में। फिर एक बच्चों का प्रोग्राम होता था बहुत साल पहले लखनऊ में। अच्छा। लखनऊ आकाशवाणी से। उसका नाम था आज का अभिमन्यु। अच्छा, आज का अभिमन्यु। आज का अभिमन्यु। तो उसको वो बच्चों का शो था बेसिकली। अच्छा। और उसको कोई बच्चा ही लिख सकता था। अच्छा। और कोई भी लिख सकता था उसको। अच्छा। तो मैं वहां से मैंने लिख लिख के सब कुछ शुरुआत किया था। तो वहां से मुझे बहुत ही अच्छा मोटिवेशन और एप्रिसिएशन मिला। तो फिर वहां से राइटिंग स्टार्ट तो हुआ? हाँ, जब पोएट्री से मतलब स्टार्ट? हाँ, नाम जब पुकारा जाता था कि ये संजीव, तो एप्रिसिएशन मिलता है, क्लैपिंग होती है, तो आदमी को अच्छा लगता है। हाँ, वो अच्छा लगा। तो तो फिर पढ़ने का बड़ा शौक था। अच्छा। मैंने बहुत ही मतलब अपनी चिल्ड्रन एज में प्रेमचंद जी को बोलो या मंटो जी को बोलो, रामधारी सिंह दिनकर जी को बोलो, सबको पढ़ लिया? मैथिली शरण गुप्त बोलो। मैंने अच्छा। बहुत मतलब पोएट्री, तो कमाल के नॉवेल, हाँ, नॉवेल, पोएट्री, स्टोरीज पढ़ने का बड़ा शौक था शुरू से। गुलशन नंदा जी के जितने नॉवेल हैं, लगभग 63 65, सारे के सारे मैंने 7th 8th में खत्म कर दिए थे। अच्छा। तो फिर ये मुंबई में मतलब कब आए और कैसे, मतलब ये थिएटर से जुड़ना? नहीं, मुंबई में डायरेक्ट नहीं आया। राइटर बनना था, फिर थिएटर में कैसे आ गए आप? मुंबई में डायरेक्ट नहीं आया। अच्छा। हाँ, जब मुझे लगा कि अब मुझे इस लाइन में ही कुछ करना है, सिनेमा में ही। हाँ, सिनेमा में करना है। तो स्कूल या कॉलेज के टाइम पे जब मैं था, तो वहाँ पे जो भी कल्चरल प्रोग्राम होते थे, प्ले वगैरह, तो प्ले के अंदर मैं हर एक प्ले में लगभग लीड ही करता था। अच्छा, एक्टिंग में मतलब एक्टिंग करता था। और एक टाइम का ऐसा हो गया था कि स्कूल की पूरी स्टाफ था कल्चरल डिपार्टमेंट का, तो वो कहने कहीं से मेरे ऊपर डिपेंड हो गए थे। अच्छा। तुम ही लिखो बेटा, तुम ही डायरेक्ट करो, बस हम तुम्हारा भी सपोर्ट करेंगे। अच्छा। हाँ, तो मैं लिखने लगा वहीं से। फिर उसके बाद सब लोगों ने प्रमोट किया। ओके। कि अब तुम है ना सब कुछ छोड़ के एकदम फोकस हो जाओ लाइफ में, तुम्हारा रास्ता यही है। अच्छा। हाँ, तुम या तो एक्टर बनोगे या राइटर बनोगे, बस। तो फैमिली सपोर्ट था? फैमिली सपोर्ट तो ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स जो थे ना, हम चारों भाई बहनों को ना हमेशा फुल फ्रीडम दिया। तुमको लाइफ में जो कुछ करना है वो करो, हमारा जो गाइडेंस चाहिए, जो हमारी हेल्प चाहिए, वो हम हमेशा करेंगे। और हमेशा उनका गाइडेंस और हेल्प हमारे पीछे। क्योंकि आपके एक भाई जो हैं पुलिस में है, एक आपके भाई मर्चेंट नेवी में है। हाँ, मेरा 2 छोटे भाई हैं। एक मर्चेंट नेवी में छोटा वाला दीपू, और उससे जो बड़ा है बीच वाला, वो यूपी पुलिस। और आप बड़े हैं सबसे? मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ी मेरी सिस्टर। अच्छा, सिस्टर, उनकी तो शादी, वो तो हाउस, वो अपने घर में अपनी लाइफ। हाँ, ओके। तो फिर आपने कल्चर प्रोग्राम किया, फिर मुंबई, फिर कैसे? नहीं, मुंबई नहीं आया डायरेक्ट में। अच्छा। फिर मैं वहां से गया दिल्ली। अच्छा। मंडी हाउस। मंडी हाउस में मैंने NSD के, श्री राम सेंटर के बहुत चक्कर लगाए। ओके। हाँ, फिर वहां पे एडमिशन सो डिफिकल्ट, मतलब इतना 15 सीटें होती थी बॉयज की। अच्छा। पूरे ऑल ओवर इंडिया से। अच्छा। और उसके अंदर एडमिशन मिलने, NSD वगैरह जो NSD, हाँ, उसमें इतना जोड़ तोड़, साम दाम दंड भेद, पॉलिटिकल अप्रोच, और वो सब उतना हमको नॉलेज भी नहीं था एक्चुअली। गाँव का लड़का एकदम पहुंच गया दिल्ली में उठा के ना, वो बात थी। तो वहां पे हमको मिले प्राण अमिताभ शर्मा जी। ओके।
उनके साथ मैंने थिएटर किया 3 साल। ओके, वहीं पर दिल्ली हाँ, में? दिल्ली में। ओके। श्री राम सेंटर, कमानी ऑडिटोरियम, निगम रंग। तो वहाँ एक्टिंग करते थे या लिखते थे, कैसा करते थे? वहाँ मैं एक्टिंग करता था। अच्छा, एक्टिंग हाँ, करते बाकी पोएट्री वगैरह मैं अपनी लिखते रहता था कुछ ना ओके, कुछ। हाँ, ओके। साथ साथ में। ओके, तो फिर मुंबई, वहां से फिर वहां से फिर मैं आया मुंबई। मुंबई। अच्छा, तो लेकिन दिल्ली ने इतना सिखा दिया था कि मुंबई फिर मुझे बहुत परेशानी नहीं हुई। अच्छा। हाँ, क्योंकि दिल्ली की लाइफ मुझे मुंबई से ज्यादा डिफिकल्ट अच्छा। लगी जो 3 साल था। यहाँ आने के बाद उतना डिफिकल्टीज या उतना संघर्ष मेरी लाइफ में नहीं हुआ। तो फिर यहाँ भी स्टार्टिंग आपने थिएटर से ही की? हाँ, यहाँ पे हमको मालूम हो गया था दिल्ली से। ओके, कि भाई एक एक्सपीरियंस हो गया कि 3-4 मुंबई में साल आप का। जाओ, जैसे यहाँ पे श्री राम हाँ, सेंटर मंडी हाउस है, हाँ, हाँ। वैसे ही मुंबई में एक पृथ्वी थिएटर है। बिल्कुल बिल्कुल, जू तो में। हाँ, तो वहाँ का आता वता पूछते पाछते हम पहुंच गए ओके। पृथ्वी थिएटर में। अच्छा। तो वहाँ पे देखा कि सैटरडे संडे को, एवरी सैटरडे संडे और प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस होते थे। ओके। हाफ एन आवर के 20 मिनट के। ओके। तो और काफी अच्छे बड़े, मतलब अब तो बड़े काफी नाम हो गए हैं, हाँ, वो लोग वहाँ पे करते थे। तो मैंने बोला कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो सीधा पहुंच गया संजना कपूर जी के पास में। संजना कपूर जी। हाँ, ओके, ऑफिस में। ओके। बोला कि मैडम मुझे प्लेटफॉर्म करना है। हाँ, हाँ। देखा उन्होंने, बोला कि अच्छा, बोला एक काम करो, नीचे मकन देशपांडे जी हैं, उनसे मिल लो जाके। अच्छा। तो नीचे आया तो वो बैठे हुए थे हमारे मकन देशपांडे जी। ओके, मकरंद जी। हाँ, तो उनके पास जाके खड़ा हो गया। ओके। बोला सर मुझे प्ले करना है प्लेटफॉर्म। हाँ, हाँ। तो वो कुछ उस वक्त बड़े बिजी थे राइटिंग में। ओके। देखा और बोला कि बैठ गया मैं। बोला कि क्या करना चाहता है? सर एक मोहन राकेश जी की एक कहानी है, आखिरी सामान। हाँ, हाँ। तो मोहन राकेश जी वेरी रिस्पेक्टेड, हाँ। मतलब बहुत ही साहित्य में बहुत एक बड़ा नाम है। उनके अच्छे काफी प्ले भी हैं, सार्वजनिक वगैरह। ओके, ओके। तो बोला सुना। तो जैसे मैंने एक पैराग्राफ सुनाया होगा उनको आखिरी सामान का। हाँ, हाँ। बोला कि तू नेक्स्ट ये डेट को 2 दिन कर ले। ओके, वहां से हमारी शुरुआत हुई। हाँ। तो आपने पहले स्टार्टिंग में किसी ग्रुप ज्वाइन किया, उसके बाद? नहीं, पहले मैंने ये सोलो वन मैन शो हाँ, किया, ये आखिरी किया। सामान। उसके बाद ये 40 मिनट का वन मैन शो था। ठीक है। और इसमें कुछ 7 कैरेक्टर थे, सारे मैंने ही प्ले किए। उस प्ले को देखा अनुराग कश्यप ने, आखिरी सामान को। ओके। और उसको देखने के बाद में बैक स्टेज मुझे आके मिले वो अनुराग कश्यप और बोला कि क्या कर रहा है अभी तू? कुछ नहीं कर रहा। हाँ। चल साथ में। ओके। मैं चल दिया भाई साथ में। ओके। ऑटो में बैठे सीधा कट्टू मिठी भाई कॉलेज। ओके। मिठी भाई कॉलेज में पहुंचा तो वहां पे हमारे वही मकरंद देशपांडे जी। अच्छा। उनके एक प्ले था जंगल के पार, नहीं यात्री। हाँ, ओके। हाँ, एक यात्री नाम का प्ले था जो टी.एल. वासवानी के ऊपर बेस्ड था। ओके, ओके। उसमें काफी बड़े बड़े एक्टर थे उस वक्त, फैजल खान, आनंद मिश्रा जी, ओके। एबनर रेजनॉल्ड, ओके, ओके। और भी काफी सारे एक्टर थे। अच्छा। तो फर्स्ट डे तो मैं बैठे ही रहा वहां पे, देखता रहा, रिहर्सल वगैरह वॉच किया उसको पूरा। बीच में जब ब्रेक हुआ तो पूछा बता चल, तो अनुराग कश्यप ने इंट्रोड्यूस कराया कि सर मैंने इसका प्ले देखा हुआ आखिरी सामान, डन सो वंडरफुल, कमाल का मतलब परफॉर्मेंस किया हुआ, खतरनाक एक्टर है। हाँ। बोला अच्छा, बोला चल कुछ करके दिखा। तो मुंशी प्रेमचंद जी का एक नॉवेल है कर्मभूमि। ओके। या कर्मभूमि या रंगभूमि, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। ओके। उसकी एक स्पीच थी छोटी सी, वो बड़ी सुंदर स्पीच थी, बचपन से मेरे दिमाग में बैठी हुई थी। तो वो आपने करके, और मैंने वो इनएक्ट किया है, मतलब करके रखा हुआ था। ओके। तो मैंने उस छोटी सी स्पीच को बड़े ही एक चेयर के साथ में और इनएक्ट किया। अच्छा। वो स्पीच मुझे आज भी मतलब बड़े अच्छे से याद है अभी, स्टिल आई रिमेम्बर। ओके। तो वो जब खत्म हुई स्पीच छोटी सी, इनएक्ट किया तो क्लैप किया। ओके। तो फिर मुझे एक छोटा सा कैरेक्टर उन्होंने अपने प्ले के अंदर दिया। और वो जो कैरेक्टर मैंने कंसीव किया 2 दिन के अंदर, फिर एक कैरेक्टर करते करते 1 से 2, 2 से 3, उसमें जितने छोटे छोटे कैरेक्टर थे 4-5, वो सब फिर मैंने ही एक्ट किए उसके अंदर। अच्छा। तो और वहीं से मेरा जो पहला शो था वो था चर्च गेट में, क्रॉस मैदान में। अच्छा। और बहुत बड़ा, मतलब सिंधी लोगों का बहुत बड़ा फेस्टिवल था, उसके अंदर वो प्ले था। ओके, ओके। तो ये कितना साल थिएटर किया आपने? मैंने किया होगा अराउंड 14 इयर्स के आसपास। 3 ईयर 14 साल आपने 3 इयर्स दिल्ली में, 12 इयर्स मुंबई में। तो मतलब 15 साल, 14-15 साल आपने किया हो गया। उसमें आपने एक्ट भी किया, राइट भी किया और डायरेक्ट भी किया। हाँ, मैक्स सर के साथ में मैंने एक्ट किए सारे प्ले। ओके। या उनका प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहा मैं। ओके, मतलब आपने स्टेज में, बैक स्टेज में, साउंड में, सारा डिपार्टमेंट किया। फिर मैंने कुछ टाइम बाद अपना खुद का अपना एक ग्रुप बनाया किया जिसका नाम था मंथन थिएटर ग्रुप। अच्छा। हाँ, तो उसके अंदर मैंने पहले प्ले किया था लिटिल बॉय ब्लू। ओके। और वो बड़ा अच्छा चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर था। ओके। सटायर था, और वो प्ले कुछ दिन बड़ा ही हिट हो गया। ओके। और पहला ही जो प्ले में एंट्री किया था उसका करीब 50 के आसपास शो पूरे मुंबई में, एनसीपी में बोलो, सोफाया में बोलो, द क्लब में बोलो, भाईदास में बोलो, पृथ्वी थिएटर में बोलो, हर जगह हमने उसके शो किए। ओके। फिर वहां से जो राइटर डायरेक्टर प्ले का जो थिएटर का सिलसिला था वो अब ये तो मैंने मतलब बहुत, जो मेरे भी दोस्त हैं जिन्होंने थिएटर किया, थिएटर का अलग ही नशा होता है। तो वो थिएटर से कमर्शियल सिनेमा में आना, सीरियल्स, फिल्म्स करना, एड्स करना, वो कैसे, मतलब अचानक चेंज ओवर कैसे हुआ? देखो,
जो भी एक्टर यहाँ पे आता ना हाँ। एक्टर बनने के लिए, ओके। तो थिएटर बेसिकली क्या है ना कि वो एक लर्निंग का उसका लर्निंग प्रोसेस स्टेज होता है। ओके ओके वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आपको वो पॉलिश करके, ओके। जो आपके अंदर का छुपा हुआ एक्टर होता है, बिल्कुल। पॉलिश करके वो एक आपको डायमंड दिखा देता है, हाँ, एक मतलब। रॉक को हाँ, वो डायमंड में कन्वर्ट करता है। ओके ठीक है। हाँ, थिएटर से आप सरवाइव नहीं कर सकते हो। हाँ, वहाँ पे अपने आप को पॉलिश करके आप खड़ा कर सकते हो। कमर्शियल सिनेमा में एक आने का वो तो सबकी जर्नी वहीं से start हो जाता है। स्टार्ट होती है, और उनका नेक्स्ट जो स्टेप होता है ना, वो फिल्म्स या घूम फिर के वही होता है, सिनेमा ही होता है। सिनेमा ही होता है, उनको जाना वहीं पे तो फाइनली। फिर आप एज ए एक्टर आपने ट्राई किया सिनेमा के अंदर, ऑफ कोर्स और उसके अंदर आपने एड्स भी की, वो उस वक्त आपने कुछ फिल्म्स भी की, गुलाल जैसी फिल्म्स भी की, कहीं अनुराग कश्यप के साथ रहे भी। अच्छा, उसके बाद फिर फुल फ्लैग आपने एक्टिंग बीच में छोड़ दी, उसके बाद फुल फ्लैग आप एज ए राइटर आ गए, उसके पीछे क्या रीजन था? तो राइटिंग का तो शौक था, ठीक है। राइटिंग क्या था ना, शौक क्या था, वो मेरे अंदर हाँ, इनबिल्ट था ठीक कहीं ना है, कहीं से। ठीक है। और एज एन एक्टर मुझे लग रहा था कि जो मैं अचीव करने आया हूँ वो नहीं मिल या रहा। जो मैं कर सकता हूँ, ओके। जो मैं खेल सकता हूँ कैमरे के सामने, हाँ। उस तरह के कैरेक्टर मुझे नहीं मिल रहे थे। और मुझे उतना पेशेंस भी, थोड़ा मेरा लेवल कम है कम था, पेशेंस का। ओके। हालांकि मुझे कुछ कैरेक्टर बड़े अच्छे मिले थे। अच्छा। एक सीरियल था सफर, ओके। उसमें बड़ा अच्छा रनिंग कैरेक्टर था। एक फिल्म थी ओके। अवगत, उसमें बड़ा अच्छा कैरेक्टर था। ओके। अनुराग कश्यप गुलाल में भी प्रॉपर हाँ। नोटिस हुआ था वो कैरेक्टर मेरा, है ना। और मैंने टीवी कमर्शियल काफी हाँ, किए हुए थे, ठीक है। हाँ, बट ये था कि मुझे राइटिंग में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, मुझे हाँ, खुशी मिल रही थी, ओके। मुझे वो ज्यादा अच्छा लग रहा था। ओके। तो मैंने एक्टिंग छोड़ी नहीं, ओके। ना एक्टिंग मैंने फिलहाल साइड किया हुआ ओके। है। अभी रिसेंटली मैंने 2 साल पहले एक G5 पे एक सीरीज आई थी, हाँ, हाँ। कंट्री माफिया, और अभी एक आपकी मराठी फिल्म भी उसमें आई। बड़ा अच्छा मैंने कैरेक्टर किया। अभी एक फिल्म आने वाली है मराठी, हाँ। व्हाइट अम्ब्रेला, उसके अंदर मैंने एक बड़ा अच्छा एक नेगेटिव कैरेक्टर तो वो साथ साथ एक्टिंग फिर से स्टार्ट हो गई है। एक्टिंग मतलब स्टार्ट नहीं होगी, मैं एक्टिंग के लिए शायद स्ट्रगल तो ना करूं। हम मतलब सामने से अगर अच्छा हाँ, ऑफर क्योंकि राइटिंग मेरी दुकान है ना, ठीक ठाक चल रही है और आई एम वेरी हैप्पी। तो आपको रक्तांचल कैसे ऑफर हुआ, मतलब ये web series? चांचल ऑफर क्या हुआ कि जो प्रोड्यूसर था ना शशांक राय, वो ओके। मेरा एक टाइम में बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया। ओके ओके और जब टीवी में हम क्रैक नहीं कर पाए, मतलब क्रैक करके भी नहीं कर पाए, ऐसा हुआ। ओके, ओके, एक शो हमने क्रैक कर लिया था, और फाइनली वो बजट पे आके फिर वो ऐसे ओके, वो आजकल condition हुए जो, हाँ, हो जाता है, वो हो आगे जाता है, सिलसिला नहीं तो बढ़ा। फिर OTT में आप तो लोग तब तक OTT आ गया, देखा मिर्जापुर आ गया, सीक्रेट गेम सुपर डुपर हिट हो गया। ओके। हाँ, पूरा इंडिया के अंदर ना सीक्रेट तो गेम आपको उस टाइप का कुछ हाँ। एक वो चाहिए था कुछ तो हम लोग realistic, को ऑफर आया सामने से कि ऐसा कुछ आपके पास है क्या रक्तांचल, और आपके एक कहानी मिर्जापुर टाइप का। और आपके पास एक हाँ, कहानी तो हम लोगों ने ये ट्रू बेस स्टोरी है, हाँ, 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 तो हमने थोड़ा उसको फिक्शनाइज करके, ओके, है ना, ओके। और जाके हमने दोनों जाके नरेशन दिया, और वो पहला ही नरेशन में शो क्रैक हो गया। तो रक्तांचल होगी अभी। उसके बाद उनके साथ ने कंट्री माफिया की। अब मैं अगर बोलूं कि आपकी महबूबा क्या है, फिल्म्स या थिएटर? ये तो ऐसा हो गया कि वाइफ, दोनों बच्चों में से कौन सा बच्चा प्यारा है? 2 बच्चों में से बट वो वैसे पहला बच्चे में थोड़ा लाड ज्यादा होता है, छोटे बच्चे में भी प्यार होता है। थिएटर तो पहला प्यार होता है, हाँ, definitely। हाँ, लेकिन सिर्फ प्यार के सारे बोलते हैं ना, जीवन नहीं चलता है, हाँ, हाँ, हाँ। है ना। हाँ, हाँ। प्यार के साथ साथ में आपको बहुत कुछ जीवन में सर्वाइव करने के लिए चाहिए होता है, तभी आपका प्यार भी टिकता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो सिनेमा आपको यहाँ पे टिकाता है। ओके। आपका घर परिवार को संभालने के आपको लिए दोनों ही पसंद? हाँ, पसंद नहीं, मजबूरी है दोनों ही हर मजबूरी। एक्टर की। ओके। हाँ, अगर वो थिएटर वाला एक्टर होगा ना, वो थिएटर उसको कभी छूटेगा नहीं। ओके। भले कुछ टाइम के लिए वो उससे दूर हो जाए, बट बट वो वापस- घूम फिर उसके दिमाग में रहता है कि यार मुझे वो करना चाहिए। बट सिनेमा उसकी मजबूरी बन जाती है, तो आपका घर जो है ना, परिवार, ओके। वो चलाता है सिनेमा। ओके, तो वहां से मतलब मनी, बट हाँ, वैसे मतलब उसके उसके बिना जीवन में आपको कुछ है नहीं। कुछ है भी नहीं, और ठीक भी है वो। हाँ। और सिनेमा आपको फेम भी देता है, नो डाउट। Correct। और तो क्या डिफिकल्ट है, थिएटर या सिनेमा? एज ए एक्टर और एज ए राइटर दोनों बताइए। मुझे लगता है कि दोनों में है ना, कहीं ना कहीं से बहुत सिमिलरिटी भी है, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफरेंसेस भी हैं। ओके। हाँ, सिमिलरिटी यही है कि जो लाइटिंग वहाँ पे होती है, जो प्रोडक्शन वहाँ पे होता है ना, जो बैकग्राउंड म्यूजिक वहाँ पे होता है, जो लाइव परफॉर्मेंस वहाँ पे होती है, हाँ। यहाँ पे सब कैमरे के सामने सब कुछ वैसे ही होता है। कैनवास छोटा और बड़ा हो जाता है, वो लेकिन वहाँ पर वहाँ नहीं पे है। ऑडियंस एलिट क्लास की होती है, पढ़ी लिखी होती है थिएटर के अंदर, और यहाँ पे आपका मतलब कोई लिमिट ही नहीं। हाँ, लिमिट हर तरीके की वहाँ पे आपकी इमेजिनेशन की भी लिमिट होती है थिएटर के हाँ, हाँ, अंदर। आप सारी कल्पनाओं को थिएटर के ऊपर, स्टेज के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते हो, बिल्कुल, क्रिएट बिल्कुल, नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। सिनेमा में आप कुछ भी जो सोचते हो वो सब कुछ कोई लिमिट ही नहीं है, वो सब कुछ लिमिटलेस। create कर सकते हाँ, हो आप। आपको तो आपको वो लगता है। करेक्ट। तो मजा किसको लिखने में आता है? ऐसे आपको जब थिएटर में प्ले लिखते थे उसमें मजा आता है, या फिर ये अभी आपको ये स्क्रिप्ट लिखने में मजा आता है? मैं जब जो काम करता हूँ ना, मैं उस काम को एंजॉय करता हूँ। तो आपको दोनों कुछ भी मैं काम अगर जब लिखने थिएटर का करता हूँ तो मुझे वो अच्छा लगता है। अच्छा। मैं जिस वक्त जो कुछ लिख रहा होता हूँ मैं उसको फुल एंजॉय करता हूँ। मेरा तो अभी फ्यूचर प्लान क्या है?
अब फ्यूचर प्लान है कि बहुत लिख सारी भी रहे हो आप, आपकी फिल्में आ रही हैं, 2-3 फिल्में आ रही हैं, एक वेब सीरीज आ रही है। अच्छा लिख के मैं आपको रखा हुआ बता है। दूं कि मेरी फिल्म भी लिखी हुई है, तो वो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएंगी। तो और आगे फ्यूचर प्लान जो आपने लिखा है उसका क्या प्लान है? देखो अभी तो एक तो हमारा एक बहुत बड़ा शो है स्नेचर्स के ऊपर, ओके, क्राइम ओके। शो है। ओके, वो आएगा। हाँ, वो 3 सीजन है। वो आएगा। पहला सीजन जो है वो नेशनल लेवल का क्राइम है, ओके, सेकंड सीजन में इंटरनेशनल लेवल का क्राइम है। तो ये ओके। बहुत बड़ी एक सीरीज है। ओके, उसके अलावा हमारी 2-3 फिल्में हैं जो मैं लिख रहा हूँ। एक समरांगण का पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा है, ओके, एक धमक ओके। जो है वो है पूरा कॉलेज का, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ आपकी 2-3 चीजें हाँ, अभी जो आ रही हैं। अलग-अलग हाँ, genre मतलब का आपको आ रहा है सिनेमा। अच्छा, किस टाइप का, जैसे क्या होता है हर एक का एक फोटे होता है, हाँ। तो आपको किस टाइप का राइटिंग पसंद है? मतलब एक रियलिस्टिक पसंद है, आपको रोमांटिक पसंद है, आपको कॉमेडी पसंद है, आपको एक्शन पसंद है, थ्रिलर पसंद है, हॉरर पसंद है, किस टाइप का आपको पसंद है? पर्टिकुलर मुझे नहीं लगता कि ना एक राइटर को, एक एक्टर को ना एक बाउंड्री के अंदर अपने आप को बांधना चाहिए। ओके। हमेशा अपने आप को ओपन रखो। नहीं, एक मन पसंद एक होता है ना, दिल एक होता है कि यार मुझे इस टाइप का दो, तो मैं इसको और बेटर कर सकता अब ये मन पसंद वैसे ही होता है। ये देखो ना, सुबह हमको लगता है कि हम इडली डोसा खाएं, हाँ। दोपहर को हमारा मन करता है कि हम दाल चावल सब्जी रोटी खाएं, शाम को हमारा कुछ और मन करता है। तो ये राइटिंग का भी वैसा ही है। हमने अब 2 पॉलिटिकल ड्रामा लिख लिए, अब हमको लग रहा है बहुत पॉलिटिकल ड्रामा बहुत हो गया अभी है ना। कुछ और लिखते हैं। अब कुछ और लिखना है। चलो अब रोमांस, मतलब आप चैलेंज करते हैं। हाँ, अब रोमांस की तरफ चलते हैं। ओके, ओके, हाँ, ओके। नौरस जो है ना, ओके। तो नौरस हमको इसीलिए दिए वो ईश्वर ने, ओके। नेचर ने। ओके। तो नौरस के साथ खेलो ना आप। कभी श्रृंगार रस की तरफ जाओ, कभी वीर रस की तरफ जाओ, कभी करुण रस की तरफ जाओ, कभी वात्सल की तरफ जाओ। और आजकल तो जो दौर चल रहा है वो भीभत्स का है, चाहे वो एनिमल हो या जो भी किल आई है, देखो। हाँ। तो है ना, हर रस जो बने हुए ना, हर रस को एंजॉय करो। अभी राइटर्स डायरेक्टर्स बन रहे हैं, तो आपके अंदर भी वैसा कुछ विचार चल रहा ऑफ है? कोर्स तो आप डायरेक्ट करेंगे आगे फ्यूचर में? डेफिनेट करूंगा। जब अच्छा एक मौका मिलेगा तो डेफिनेट definitely। करूंगा। और बहुत ही मेरा अपना एक अलग थॉट भी है सिनेमा को लेके। हाँ, बिल्कुल। मतलब बहुत ही जो इतने बड़े बजट 500 करोड़, नहीं, वो 800 आपको करोड़ है ना, हर एक अपने का हाँ, होता मुझे है। मैं बताऊंगा कि मतलब एक कम बजट 2-5 में। करोड़ में भी कितनी सुंदर फिल्म बन सकते आप हो, बना के पेश कर पब्लिक के सकते बीच हो, में पब्लिक लेके ले आ सकते हो और अप्रिशिएट हो सकती है वो। कितना मतलब 2-2.5 करोड़ में भी आप कितनी अच्छी फिल्म बना सकते हो। ओके। अच्छा, आज की जनरेशन जो राइटिंग सीख रही है या आ रही है इंडस्ट्री में आना चाहती है एज ए एक्टर या एज ए राइटर, तो कोई टिप देना चाहेंगे उनको आप? देखो, एज ए राइटर या एज एन एक्टर, हम जब डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं ना, तो उसके लिए एक डिग्री लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, खूब स्टडी करते हैं जम के। तो हमें लगता है कि जो भी नया एक्टर इस फील्ड में आता है तो उसकी भी प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग लिख करके हैं आप proper, NSD ऐसे जाओ, ना उठ के आ जाओ, FTI जाओ, कहीं भी है ना, मतलब। थिएटर करो, कुछ भी। 2-5 साल वहाँ पे आप स्पेंड करो अच्छे से। आप इंडियन सिनेमा ने या वर्ल्ड सिनेमा देखो, बिल्कुल। आपको सिनेमा का पूरा मालूम होना चाहिए। ओके। उसके बाद जब आप तैयारी के साथ आएंगे ना, तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अपने मंजिल को, अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना भूल गया। मैं बोल रहा था कि आजकल फिल्में नहीं चल रही हैं, बॉलीवुड को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि एक पुरानी जो फिल्में आती थी, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, वो ज्यादा अप्रिशिएशन लेके आती है, आज भी लोग देखते हैं, म्यूजिक भी देखते हैं, और आजकल की फिल्में क्या है, वो 3 दिन का खेल हो गया है या फ्लॉप हो रही है, पब्लिक नहीं जाना चाह रही देखने, तो उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक कुछ आप सोचते हैं कुछ एज ए राइटर? मुझे तो लगता है कि जो बीत गया सो बीत गया, बीता हुआ कभी आने वाला नहीं है। ठीक है। हर वक्त का एक हर दौर का अपना बोलता है एक सिनेमा था। ओके, है ना? ठीक है। तो अभी ये दौर है, आज ही फिल्में चल रही हैं। अभी एनिमल चली है ना, अभी मुंजा जो हॉरर फिल्म है वो चली है। तो फिल्में, हर फिल्में तो पहले भी हिट नहीं होती थी सारी फिल्में, और सारी फिल्में आज भी हिट नहीं हुई, और सारी फिल्में कल भी हिट नहीं होंगी। डेफिनेटली वो है जो रेशियो थोड़ा वो रेशियो अप डाउन होता रहेगा, और हिट और फ्लॉप के चक्कर मत पड़ो। मैं तो बोलता हूं, मतलब गिव योर बेस्ट, आप अच्छा लिखो, अपनी तरफ से बेस्ट डिलीवर करो, बिल्कुल। बस बाकी सोचो मत कि हिट होगी फ्लॉप होगी। इस मामले में अनुराग कश्यप को बहुत अच्छा अपना आइडियल मानता हूँ। वो ट्राई करता है कुछ, ट्राई भी करते हैं वो, और कम दूसरा साइड बनाने की कोशिश करता नहीं, सबसे बड़ी बात है अनुराग कश्यप की कि वो इंसान हमेशा अपने आप को ब्रेक करता है। ओके। वो कभी एक बने हुए ट्रैक पे नहीं चलता है। ओके। पहली फिल्म से दूसरी फिल्म की कहानी में जमीन आसमान का अंतर होगा। ओके। तो आप पूरा सिनेमा देखो अनुराग कश्यप का, हर कहानी अलग होगी। ओके। नहीं तो यहाँ पे होता क्या कि एक आदमी की रोमांटिक फिल्म हिट होगी, लव स्टोरी, तो पूरी जिंदगी वो रोमांस रोमांटिक, तो ये डिफरेंट ये डिफरेंस है। कुछ ना कुछ करते रहते हैं अलग। Correct। तो हमारी ऑडियंस को कुछ बोलना चाहेंगे? हम हमारे हमारे शो शो के से लिए यही बोलना बोलना चाहेंगे कि आप सब लोग अगर इस लाइन में आना चाहते हो तो पूरी तैयारी के साथ में आओ, और शम्मी छाबड़ा
का ये शो देखते रहो और हो सकता है कि कल मेरी जगह पर आप भी यहाँ पे ये इंटरव्यू दे रहे हो। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे एक्टर, राइटर और अपकमिंग डायरेक्टर संजीव कुमार रजत जी, और मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में एक नए टैलेंट के साथ में। तब तक देखते रहिए द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। तो ये थे हमारे टैलेंट हमारे, और जिनके बारे में आपने जाना, देखा, पहचाना। आशा करता हूँ कि आपको उनका टैलेंट अच्छा लगा होगा। तो अब चलते हैं हमारी हेल्थ टिप पे, और हमारी हेल्थ टिप पे आज की मेन जगह पे जाने से पहले मैं आपको 4 चीज़ें बताता ही हूँ कि आपको कलौंजी और मेथी दाना वाला पानी 3 टाइम पीना ही है। वॉक आपको 30 मिनट से 1 घंटा डेली करनी है। पानी आपको 2 गिलास से लेकर 4 गिलास डेली पीना ही है। पानी आपको 1 गिलास पानी खाना खाने से 1 घंटा पहले पीना है, या जो पानी है वो खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना है। नमक और सफ़ेद नमक और चीनी का प्रयोग कम से कम करें। अनुलोम विलोम और कपालभाति जो है प्राणायाम 5 से 10 मिनट आपको डेली करना ही है। तो अब जो हमारी हेल्थ टिप है वो है हमारी हार्ट के ऊपर। आज का आपने देखा होगा हार्ट फेल, हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यंगस्टर्स को भी आ रहे हैं। तो सबसे अच्छी जो रेमेडी है वो है अर्जुन की छाल। अगर आप गूगल भी करेंगे, वैसे भी करेंगे, आयुर्वेद में सबसे अच्छी जो हार्ट की जो रेमेडी बोली गई है, औषधि बोली गई है, वो अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल का पाउडर आपको ऑनलाइन या फिर किसी भी मेडिकल स्टोर या किसी भी आयुर्वेद शॉप में मिल जाएगा। उसका काढ़ा बना लीजिए। नॉर्मल काढ़ा बनाना है। 1 चम्मच 1 गिलास में डाल दीजिए, उसको बालिए। जब वो आधा रह जाए तो उसको छान के, जब वो थोड़ा गर्म हो, हल्का सिप सिप करके पीजिए। उसमें आप गुड़ भी डाल सकते हैं, और उसमें आप अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप गुड़ डालिए, या आप ऐसे ही पी सकते हैं, और नहीं तो आप शहद डालकर 1 चम्मच शहद डाल के पी सकते हैं। दूसरा, आप चाय सिंपल जैसे हम लोग चाय पीते हैं, चाय की जगह आप अर्जुन की छाल डाल लीजिए, तो आपकी चाय की चाय हो जाएगी, और टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका। तो उसमें चीनी की जगह लेकिन गुड़ डालना है आपको। चीनी तो आप अवॉइड ही कर दीजिए, चीनी तो आपको लेनी ही नहीं। तो ये 2 टाइम पीजिए, सुबह और शाम में। और इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो गर्मियों में आप 1 कप पीजिए, और आप जब ठंड हो जाती है, ठंड का मौसम है, तो आप 2 टाइम आप इसको लेके देखिए। और एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो डेली 5 मिनट आपको करनी है। आपको ये 10 बार, 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 और ऐसे आपको 10 रैप करने हैं। मतलब आपको 100 बार करना है। ठीक है जी। 10 10 10 10 और 10। ये हार्ट ब्लॉकेज और हार्ट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, हार्ट की मसल्स के लिए। कुछ भी ब्लॉकेज होगा ये सब इसको क्लीन कर देगी। डेली सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसको एक्सरसाइज को करने में। मैं आपको बता रहा हूँ, ये माइंड ब्लोइंग एक्सरसाइज है। ये चाइनीज लोग, ये जापानीज लोग, कोरियन लोग और इंडिया के जो पुराने हमारे ऋषि मुनि थे, ये वाली एक्सरसाइज, ये योगा बहुत करते थे। तो करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। इस शो को स्पॉन्सर किया है पिकल विकल अचार, सीधे दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल, संजय नगर, गाजियाबाद, और मां सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी, गाजियाबाद। तो अब जाने का वक्त आ गया है। तो मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में, एक नई लाफ्टर राइड, एक नए टैलेंट और एक नई हेल्थ टिप के साथ। तब तक देखते रहिए द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक जो करना भाई कीजिए। धर्म के नाम पे नफरत मत फैलाइए। आसपास सफाई रखिए, शांति रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, और देश का नाम ऊंचा कीजिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।